हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो आप लोगों के जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आ गए हैं, बहुत ही नज़दीक। क्या मतलब आज हमारी 11 तारीख है और आप लोगों की 18 तारीख से एग्ज़ाम है। तो बीच में कितने दिन बचे हैं हमारे? टोटल 7 दिन बचे हैं। तो इन 7 दिनों में आप लोगों को बहुत अच्छी तैयारी करना है। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। तो हमारा चैप्टर कौन सा? हमारा चैप्टर है आनुवांशिकता, जो कि क्लास 10 का जीव विज्ञान का चौथा यानी लास्ट चैप्टर है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे चैनल था और इसके स्टडी पॉइंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आप लोगों को हर एक परिभाषाएं एवं छोटी से छोटी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएंगी। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक के। तो हमारा टॉपिक क्या है? मेंडल के कार्य में प्रयुक्त शब्दावली। जो मेंडल के कार्य थे मेरे प्यारे बच्चों, उसमें जो प्रयुक्त शब्दावली थी उसके बारे में हम आज आप लोगों को बताएंगे। तो क्या लिखा है? पहले क्या है शब्दावली? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण, यानी उसके ये जो कुछ शब्दावली हैं जो मेंडल ने अपने कार्य में प्रयुक्त की थी उनके बारे में बताया गया। तो पहला क्या है? प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। जैसे क्या लिखा है? संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी F1 में दो विरोधी लक्षणों में से जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कि मेरे बच्चों, जब हम किन्हीं पौधों के बीच स्वपरागण या पर परागण कराते हैं तो उसकी जो प्रथम पीढ़ी होती है F1 में दो विरोधी लक्षण होते हैं जो कि एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। विपरीत लक्षणों में से जो लक्षण प्रकट होता है, जैसे कि कोई किसी नीले और पीले फूल की हम जैसे लाल या सफ़ेद फूल में हम संकरण कराएंगे तो उसमें जो संकरण होगा लाल फूल का सफ़ेद से जब हम कराएंगे, अगर उसमें सफ़ेद पुष्प बना तो वो सफ़ेद उसका प्रभावी लक्षण है और लाल जो रंग है वो उसका क्या है? अप्रभावी लक्षण है। जो लक्षण उसका दिख जाता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं तथा जो लक्षण छिप जाता है उसे क्या कहते हैं? अप्रभावी लक्षण कहते हैं। इसीलिए लिखा है विरोधी लक्षणों में से जो लक्षण प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण तथा जो लक्षण छिपा रहता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षण। अब हम बताएंगे इनका उदाहरण क्या है। जो प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण है इनका क्या उदाहरण लिखा है? जब शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। क्या? जब शुद्ध लंबे पौधे होते हैं और शुद्ध बौने का मतलब छोटे पौधे होते हैं, उनके बीच जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लंबे पौधे प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? F1 पीढ़ी जो होती है उसमें क्या होते हैं? लंबे पौधे प्रकट होते हैं। अतः यहाँ लंबापन प्रभावी लक्षण तथा बौनापन अप्रभावी लक्षण वही बताया गया। जब यहाँ लंबा लक्षण पैदा हुआ लंबापन, तो यहाँ ये क्या होगा? ये हमारा प्रभावी लक्षण हो गया तथा जो छोटा रहेगा वो क्या रहेगा? वो क्या हो गया? अप्रभावी लक्षण हो गया। तो दूसरा हमारा जो प्रयुक्त शब्दावली है जो उसके कार्य में प्रयुक्त हुई मेंडल के, वो क्या है? एलील या एलीलोमार्क। क्या है? एलील या एलीलोमार्क। तो क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? ये जोड़ों में स्थित दो विरोधी, क्या ये जोड़ों में स्थित होते हैं में स्थित दो विरोधी या विपरीत लक्षण है। क्या? कोई भी चीज है वो क्या है? जोड़े में स्थित है। क्या लिखा है? ये जोड़ों में स्थित दो विरोधी
या विपरीत लक्षण हैं, जैसे लंबापन व बौनापन। फूल के लिए लाल व सफ़ेद फूल, क्या फूल के लिए लाल व सफ़ेद फूल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एलील या एलीलोमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एलील या एलीलोमार्क कहते हैं। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एलील या एलीलोमार्क जो है ये 1 नंबर में पूछ सकते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन में। जो तीसरा हमारा प्रयुक्त शब्दावली है समयुग्मजी, ये भी 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन में। तो तीसरा हमारा क्या है, समयुग्मजी। जो समयुग्मजी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उनके बारे में जानेंगे। क्या लिखा है, जब युग्मक के जो युग्मक होता है, युग्मक के दोनों जीन एक जैसे, क्या जब युग्मक के दोनों जीन एक जैसे हों, जैसे दोनों जीन प्रभावी या दोनों जीन अप्रभावी हो। क्या जब कोई एक युग्मक हो और उसके जो 2 जीन होते हैं वो दोनों क्या हो, एक जैसे हों तथा दोनों जीन प्रभावी, क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, जो 2 जीन है वो दोनों प्रभावी हों या दोनों अप्रभावी हो, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें समयुग्मजी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ के जाने। ये थी हमारी तीसरी कार्य वो प्रयुक्त शब्दावली। अब है चौथी क्या है, संकर। अब इसके बारे में हम जानेंगे, संकर क्या होता है। जो विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा, जो विपरीत लक्षण होते हैं, विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में निषेचन के फलस्वरूप संतान को संकर तथा इस विधि को संकरण कहते हैं। जब निषेचन क्या होता है, नर व मादा में जब निषेचन होता है उसके फलस्वरूप जो संतान को संकर तथा जो उसके फलस्वरूप जब संतान उत्पन्न होती है तो संतान को क्या कहते हैं, संकर कहते हैं। तथा जो यह क्रिया है, इस क्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस क्रिया को संकरण कहते हैं। तो ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा जो 5वीं कार्य शब्दावली प्रयुक्त है वो क्या है, विषम युग्मजी। जो विषम युग्मजी है ये किसे कहते हैं, तो क्या लिखा है, जब एक जोड़ी जीन में से, क्या जब एक जोड़ी जीन मतलब 2, जब एक जोड़ी जीन में से एक प्रभावी तथा दूसरा अप्रभावी हो तो इसे क्या कहते हैं, विषम युग्मजी। विषम युग्मजी का मतलब ही होता है अलग अलग और सम युग्मजी का मतलब होता है एक ही। तो वही लिखा है, विषम युग्मजी में प्रभावी तथा अप्रभावी एक जोड़ी जीन में से क्या हो, एक प्रभावी तथा दूसरा क्या हो, अप्रभावी हो, तो इसे विषम युग्मजी कहते हैं। और सम युग्मजी में एक जोड़ी जीन में दोनों प्रभावी हों या दोनों अप्रभावी हों तो इसे क्या कहते हैं, समयुग्मजी कहते हैं। और विषम युग्मजी में एक प्रभावी हो तथा दूसरा अप्रभावी हो तो इसे क्या कहते हैं, विषम युग्मजी कहते हैं। ध्यान से पढ़ना मेरे प्यारे बच्चों। अब है हमारी छठी प्रयुक्त कार्य शब्दावली, क्या है, एक संकर संकरण। जो एक संकर संकरण है वह किस प्रकार होता है वही बताया गया। तो क्या लिखा है, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले, जो एक जोड़ी क्या है, विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण को एक संकरण कहते हैं। जो नर व मादा होते हैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के सन 2026 की वजह से ये इम्पॉर्टेंट की दृष्टि से माना गया, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। तो क्या लिखा है, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व मादा में संकरण, जब नर व मादा में निषेचन होता है, संकरण होता है तो संकरण को इस क्रिया को संकरण को क्या कहते हैं, एक संकर संकरण कहते हैं। तो ध्यान से समझना। अब है मेरे प्यारे बच्चों 7वीं कार्य विधि, वो क्या है, द्विसंकर संकरण। क्या है, द्विसंकर संकरण।
ये जैसे लिखा है, दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले नर व एवं मादा। क्या जो दो जोड़ी विपरीत का मतलब एक दूसरे से अलग अलग, जो दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले क्या होते हैं, नर एवं मादा में संकरण को, जो नर व मादा में संकरण होता है, तो वही लिखा है, नर व मादा में संकरण को द्विसंकर संकरण क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें अगली है हमारी जो कार्यविधि शब्दावली, वो क्या है, 8 नंबर 9 कार्यविधि शब्दावली है। तो 9 के बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। क्या लिखा है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। जो फिनोटाइप का शब्द यूज हुआ था और जीनोटाइप का शब्द यूज हुआ था, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। क्या लिखा है, किसी जीव के बाह्य लक्षणों को फिनोटाइप, जो तथा जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप कहते हैं। जैसे जो कोई जीव है उसके जो बाह्य लक्षण हैं उसको क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं। तथा जीव की जीनी संरचना को क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब है 9 नंबर, क्या है, संकर पूर्वज संकरण। जो संकर पूर्वज संकरण होता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं या किससे कहते हैं, इसके बारे में हम बताएंगे आप लोगों को। तो क्या लिखा है, संकर संतानों तथा उनके जनक में होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जो संकर की क्रिया है वो क्या होता है, संकर संतानों तथा उनके जनक में होने वाले संकरण को क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण क्या कहते हैं, संकर पूर्वज संकरण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, जीन प्रारूप एवं लक्षण प्रारूप में अंतर। जो जीन प्रारूप हैं उसमें क्या होता है, और जो जीन प्रारूप है उसमें क्या होता है। तो आइए उनके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे। तो ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए और आप लोग लापरवाही करें तो आप लोगों के नंबर कट जाएंगे। तो जीन प्रारूप है, पहले तो हम जानेंगे जीन प्रारूप किसे कहते हैं। जीनी संरचना जीव के दैनिक संगठन को व्यक्त करती है, जो कि उसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। क्या लिखा है, जो जीनी संरचना होती है वो जीव के क्या करती है, दैनिक संगठन को व्यक्त करती है। क्या करती है, जीव के दैनिक संगठन को व्यक्त करती है, जो कि उसमें विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है। जो कि उसमें जो संगठन की संरचना को व्यक्त करती है वो क्या करता है, उसमें विभिन्न लक्षणों को क्या करता है, विभिन्न लक्षणों को निर्धारित करता है मेरे प्यारे बच्चों। जो लक्षण प्रारूप लिखा है, लक्षण प्रारूप किसे कहते हैं, तो क्या लिखा है, समलक्षणी जीवों के विभिन्न गुणों जैसे आकार एवं आकृति, रंग तथा स्वभाव आदि को व्यक्त करता है। जो लक्षण प्रारूप होता है, लक्षण का मतलब ही जैसे कि कोई चीज़ है उसके लक्षण कैसे होते हैं, वह किस प्रकार होते हैं, वही लिखा गया। तो क्या लिखा है, समलक्षणी जीवों के विभिन्न गुणों, जो समलक्षणी जीव होते हैं उनके जो विभिन्न गुण होते हैं, जैसे आकार एवं आकृति, जो उसका आकार है, लंबाई है, आकृति कैसी बनावट है, रंग तथा स्वभाव आदि को क्या करता है, व्यक्त करता है। ये हमारा है लक्षण प्रारूप। अब है दूसरा जीन प्रारूप में अंतर। तो क्या लिखा है, जीनी संरचना को जीवों की पूर्वज कथा या संतति के आधार पर ही स्थापित किया जा सकता है। जो जीनी संरचना होती है वो क्या होती है, जो जीवों की क्या होती है, पूर्वज कथा। जो जीवों की पुरानी कथा या संतति के आधार पर ही क्या की जा सकती है, स्थापित की जा सकती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीन प्रारूप कहते हैं। अगला क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, अगला लिखा है, जीवों को प्रत्यक्ष देखने से ही समलक्षणी का पता चलता। जो लक्षण प्रारूप है
उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो वही लिखा है, जीवों को प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जब जीवों को हम प्रत्यक्ष रूप से देख लेते हैं तो देखने से ही समलक्षणी का क्या करता है, पता लग जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लक्षण प्ररूप कहते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है ये आ जाए आप लोगों का 3 नंबर में, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में हो सकता है पूछ रहे हैं। तो क्या लिखा है, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। जो समयुग्मजी होते हैं वो क्या होते हैं, वही लिखा है, समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर। तो क्या लिखा है, अब हम इन दोनों के बारे में आप लोगों को अंतर बताएंगे कि इन दोनों में कौन कौन से अंतर होते हैं। तो क्या लिखा है, समयुग्मजी पहले जानेंगे क्या होता है। समयुग्मजी, एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी समान होते हैं। समयुग्मजी का मतलब ही समान। तो क्या लिखा है, जो एक जीन होता है उसके जो 2 युग्म विकल्पी होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। और अगला क्या लिखा है, विषम युग्मजी, जो विषम युग्मजी होता है वो एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी अलग अलग होते हैं। जो जीन होता है उसके जो 2 युग्म विकल्पी होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और दूसरा, समयुग्मजी में क्या अंतर लिखा है, केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। जो समयुग्मजी होता है उसमें कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं, एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। हो सकता है ये MCQ क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। क्या पूछ सकते हैं, जो समयुग्मजी जीव होते हैं उसमें कितने प्रकार के युग्मक बनते हैं। ऑप्शन में देंगे 1 प्रकार के, 4 प्रकार के, 6 प्रकार के, 8 प्रकार के। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से पढ़ के जाएंगे तो आप लोगों का आंसर पता होगा, तो आप लोग फट से कर देंगे 1 प्रकार के। तो इसीलिए समय को नष्ट ना करें और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। वही लिखा है, फिर क्या लिखा है, 2 अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। जो विषम युग्मजी होता है उसमें क्या होता है, दोनों अलग अलग प्रकार के युग्मक बनते हैं। और तीसरा जो अंतर है वो क्या है, समयुग्मजी लक्षण शुद्ध होता है। जो समयुग्मजी लक्षण क्या होता है, शुद्ध और स्वस्थ होता है। विषम युग्मजी लक्षण संकर होता है। जो विषम युग्मजी लक्षण होता है वो मेरे प्यारे बच्चों संकर होता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। हमने भी आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से समझाया और आप लोगों को भी शॉर्ट तरीके से लेके आते हैं। एक क्वेश्चन को बहुत बड़ा चढ़ा करके नहीं बताते हैं, इसीलिए छोटे छोटे क्वेश्चन नोट करते हैं और ऐसा ऐसा पढ़ाने की कोशिश करते हैं जो जो बातें आप लोग एक पन्ने में जानेंगे हम उसको थोड़ी ही लाइनों में बताने की कोशिश करते हैं। तो अगला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक है पृथक्करण का नियम एवं स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम में अंतर। जो ये 2 नियम हैं, इन दोनों नियमों के बीच क्या अंतर है उनके बारे में हम जानेंगे। तो क्या लिखा है, पृथक्करण का जो नियम है उसमें क्या लिखा है, पहले, यह नियम एक संकर संकरण में लागू होता है। जो पृथक्करण का नियम होता है वह एक संकर संकरण में क्या होता है, लागू होता है। और जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है वो क्या लिखा है, यह नियम द्विसंकर या बहुसंकर संकरण में लागू होता है। जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम है, जो स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम वो क्या होता है, द्विसंकर संकरण जब होता है या बहुसंकर संकरण जब होता है तो स्वतंत्र अभ्यूहन के नियम में ही लागू होता है। तो दूसरा मेरा अंतर क्या लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा अंतर है, इस नियम के अनुसार क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार एक लक्षण के दोनों एलील युग्मक बनने के समय अलग होकर अलग अलग युग्मक में पहुंचते हैं। जो पृथक्करण का नियम है
इसके अनुसार क्या होता है, जब एक लक्षण के दो एलील होते हैं, जब दोनों एलील युग्मक बनने के समय, जब दोनों में युग्मक बनने का समय होता है, तो अलग अलग होकर क्या करते हैं, अलग होकर अलग अलग युग्मक में पहुंच जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। अब हम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो स्वतंत्र अभिहून का नियम है, इसमें किस प्रकार क्रिया होती है। तो क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के एलील युग्मक बनते समय बिना एक दूसरे को प्रभावित किए अलग अलग युग्मकों में प्रवेश करते हैं। तो स्वतंत्र अभिहून का नियम जो है वो एक या एक से अधिक क्या होते हैं, जो विपर्यासी लक्षणों के एलील होते हैं, विपर्यासी लक्षणों के एलील युग्मक बनते समय क्या करते हैं, बिना एक दूसरे को प्रभावित किए अलग अलग युग्मकों में क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्र अभिहून का नियम कहते हैं। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। तो चलते हैं हम अपने अब अगले टॉपिक के। अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है हमारा आनुवांशिक पदार्थ। जो आनुवांशिक पदार्थ है वह किसे कहते हैं। तो क्या लिखा है, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। जो डीएनए है, डीएनए क्या होता है, जो डीएनए है या डीएनए का फुल फॉर्म पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिकम, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिकम। तो आप लोग इसका पूरा नाम याद करके जाएं, हो सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ ले डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो आप लोग अगर पढ़ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, तो फट से बता देंगे डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। फिर आगे क्या लिखा है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में पड़ा रहता है। जो डीएनए होता है यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए एक गुणसूत्र के रूप में क्या होता है, डीएनए गुणसूत्र के रूप में कोशिका द्रव्य में क्या रहता है, पड़ा रहता है। किंतु यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, जो यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, वही लिखा है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए अणु प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्या करते हैं, गुणसूत्र बनाते हैं। जो डीएनए होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्या करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। अब इसमें जो गुणसूत्र शब्द यूज हुआ है, हम आप लोगों को अगला टॉपिक में गुणसूत्र को भी बताएंगे, गुणसूत्र किसे कहते हैं। तो चलते हैं आगे, आगे बताएंगे आप लोगों को। तो क्या लिखा था मेरे प्यारे बच्चों, जो डीएनए प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन्स के साथ मिलकर क्या करते हैं, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। आगे क्या लिखा है, इनकी संख्या दो या दो से अधिक होती है। तो क्या लिखा है, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। फिर क्या लिखा है, जो इनकी संख्या है वो दो या दो से अधिक होती है, ये केंद्रक में स्थित होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं ये कहाँ स्थित होते हैं, केंद्रक में स्थित होते हैं। क्योंकि गुणसूत्रों में आनुवांशिक पदार्थ होता है। गुणसूत्रों में क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ कौन सा है, डीएनए। डीएनए या आनुवांशिक पदार्थ है जो गुणसूत्रों में पाया जाता है। और गुणसूत्र कोशिका विभाजन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो कोशिका विभाजन द्वारा क्या करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करते हैं, संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। इसी कारण गुणसूत्रों को आनुवांशिक पदार्थ का वाहक कहते हैं। इसी कारण जब ये पीढ़ी दर पीढ़ी संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं, तो इसी कारण गुणसूत्रों को क्या कहते हैं, आनुवांशिक पदार्थ का वाहक कहते हैं।
आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है सन 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज के बाद वाल्टन एस सटन ने आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब इसकी खोज मेंडल ने की, वो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब 1900 में मेंडल के नियमों की क्या की गई, पुनः खोज की गई, तो उसकी खोज के बाद जो वाल्टन एस सटन वैज्ञानिक थे हमारे, उन्होंने क्या बताया, आनुवंशिकी का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया, जो कि इस सिद्धांत के अनुसार हम बताएंगे आप लोगों को क्या लिखा है, क्या लिखा है, सभी जीवों में प्रत्येक लक्षण के लिए कम से कम एक जोड़ी जीन या कारक अवश्य होते हैं। जैसे कि कोई कोई जीव है, उसमें जो जीवों के प्रत्येक लक्षण के लिए क्या होते हैं, एक जोड़ी कम से कम क्या होते हैं, जीन या कारक अवश्य होते हैं, जो कि वो उस जीव के बारे में पता लगाया जा सके, उसका लक्षण के बारे में पता लगाया जा सके। वही लिखा, एक जोड़ी जीन या कारक आवश्यक होता है। अब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरा लिखा है हमारा, जो दूसरा सिद्धांत जो है वो क्या है, अगुणित शुक्राणु व अंडाणु के संलयन से बना युग्मज द्विगुणित होता है, जिससे पूर्ण जीव का विकास होता है। क्या होता है, जब कोई अगुणित गुणसूत्र होता है जिसकी कोई संरचना नहीं होती है, अगुणित होता है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा, अगुणित गुणसूत्र व अंडाणु के संलयन से, जो अगुणित गुणसूत्र होता है, पता नहीं होता है, अंडाणु के क्या होता है, संलयन से बना, जो अंडाणु के संलयन से बना होता है, युग्मज द्विगुणित होता है, जिससे पूर्ण जीव का क्या होता है, जिससे पूर्ण जीव का क्या होता है, विकास होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है तीसरा जो है हमारा वो क्या है, जीवों की प्रत्येक कोशिका में गुणसूत्र जोड़ों में मिलते हैं, किंतु युग्मकों के प्रत्येक गुणसूत्र युग्म में केवल एक गुणसूत्र होता है। क्या होते हैं, जो जीव होते हैं, प्रत्येक जीव की कोशिका में क्या होते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, तथा गुणसूत्र क्या होते हैं, जोड़ों में मिलते हैं। जैसे कि मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, इसमें जैसे कि 46 गुणसूत्र मनुष्य में पाए जाते हैं। वही लिखा है, गुणसूत्र जोड़ों में मिलते हैं, किंतु युग्मकों के प्रत्येक गुणसूत्र जो है, युग्म में केवल एक गुणसूत्र होता है। जो युग्मकों का प्रत्येक गुणसूत्र होता है, उसका युग्म में क्या होता है, केवल एक गुणसूत्र होता है। चौथा सिद्धांत क्या है हमारा, किसी जीव के लक्षणों में, जो कोई जीव है उसके लक्षणों में शुक्राणु व अंडाणु दोनों ही बराबर का योगदान होता है। जैसे कि अगर किसी जीव में हम निषेचन कराते हैं, तो जितना योगदान शुक्राणु का होता है उतना ही योगदान अंडाणु का होता है। अगर अंडाणु को शुक्राणु ना मिले तो निषेचन क्रिया नहीं संपन्न होगी, और अगर शुक्राणु को अंडाणु ना मिले तो निषेचन क्रिया नहीं संपन्न हो सकती। वही लिखा गया है, किसी जीव के लक्षणों में शुक्राणु व अंडाणु दोनों ही बराबर का क्या करते हैं, योगदान होता है। फिर पांचवा हमारा सिद्धांत का कारक क्या है, युग्मक निर्माण के समय जो युग्मक निर्माण होता है, युग्मक निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों के व्यवहार से प्रमाणित होता है कि जीन गुणसूत्रों पर होता है। क्या लिखे, जो युग्मक का निर्माण होता है उस समय क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तथा अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्र के व्यवहार से प्रमाणित होता है कि जीन क्या है, गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्रों पर। तो आशा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा गुणसूत्र। अगला टॉपिक है मेरा मेरे प्यारे बच्चों गुणसूत्र। जो हमने बताया था आप लोगों को, जो गुणसूत्र शब्द आया था हमने बताया था, उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो क्या लिखा है, गुणसूत्र किसे कहते हैं, गुणसूत्र के बारे में आइए जानते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम सन 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाना। तो क्या लिखा है, इंटरफेज केंद्रक का क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर धागों या छड़ों के समान संरचनाएं बनाता है। क्या जब इंटरफेज केंद्रक होता है जो वो केंद्रक का क्या होता है, क्रोमेटिन जालक होता है। क्रोमेटिन जालक कोशिका विभाजन, जब कोशिका का विभाजन होता है तो कोशिका विभाजन के समय क्या होता है, संघनित होकर धागों या छड़ों के समान क्या करता है, संरचनाएं बनाता है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इन संरचनाओं को गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। गुणसूत्र को क्या कहते हैं, आनुवांशिक लक्षणों का वाहक कहते हैं। आगे क्या लिखा, स्ट्रासबर्गर ने 1875 ईस्वी में इसकी खोज की थी। क्या थी, जो गुणसूत्र है, तो स्ट्रासबर्गर जो थे उन्होंने 1875 ईस्वी में इसकी खोज की थी, और 1889 में वाल्डेयर ने इनके लिए क्रोमोसोम रंगीन काय शब्द का प्रयोग किया था। जो 1889 में जो वाल्डेयर थे उन्होंने गुणसूत्र के लिए क्रोमोसोम रंगीन काय शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था। और जो मनुष्य में क्या होते हैं, मनुष्य में जो है मेरे प्यारे बच्चों, गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। प्रत्येक मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक क्या है मेरा मेरे प्यारे बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा गुणसूत्रों के कार्य। जो गुणसूत्र होते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, तो वही लिखा है, आनुवांशिकी में भूमिका। जो गुणसूत्र का पहला कार्य क्या है, आनुवांशिकी में भूमिका। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या लिखा है, गुणसूत्र आनुवांशिक वाहक हैं। जो गुणसूत्र हैं वो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो आनुवांशिक वाहक हैं। ये डीएनए अणुओं के बने होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, ये डीएनए अणुओं के बने होते हैं, जिनमें विभिन्न क्रियाओं के लिए संदेश निहित रहते हैं। क्या होते हैं, जिनमें विभिन्न क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के लिए संदेश निहित रहते हैं। एंजाइम विभिन्न क्रियाओं में समन्वय बनाए रखते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो विभिन्न क्रियाओं में समन्वय बनाए रखते हैं। ये प्रोटीन के जटिल अणुओं के बने होते हैं। जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्रोटीन के क्या होते हैं, जटिल कठोर अणुओं के बने होते हैं। ये थे हमारे गुणसूत्र का पहला कार्य, जो कि आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब हम बताएंगे आप लोगों को गुणसूत्र का दूसरा कार्य। जो गुणसूत्र है उसका दूसरा कार्य क्या है, जनन की इकाई। जो जनन की इकाई है वो किस प्रकार की है, तो लिखा है, गुणसूत्रों के प्रतिलिपिकरण। जो गुणसूत्र होते हैं उनके प्रतिलिपिकरण में संतति अणु बनते हैं। क्या बनते हैं, संतति अणु बनते हैं, जो संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं। जो क्या करते हैं, संतति कोशिकाओं में पहुंचते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये थी हमारी जो गुणसूत्र है इनका दूसरा कार्य। ये दोनों हमने आप लोगों को बता दिया। अब है हमारा अगला टॉपिक, जीन। जो जीन शब्द आया था, हम कुछ पढ़ा रहे थे, कोई परिभाषा थी उसमें जीन शब्द आया था, तो हमने कहा था आप लोगों को अगले टॉपिक में बताएंगे। तो आइए जानते हैं जीन क्या होते हैं। सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। जो जीन होते हैं वो क्या, जो सभी जीव होते हैं, सभी जीवों में आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण, जो सभी जीव होते हैं उनमें आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण, जो नियंत्रण एवं संचरण होता है
वो आनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। नियंत्रण एवं संचरण किसके द्वारा होता है? आनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन इकाइयों को कारक कहा था। जो मेंडल थे, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे, उन्होंने इन इकाइयों को क्या कहा था? कारक कहा था मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, जो मेंडल थे उन्होंने उन इकाइयों को क्या कहा था? कारक कहा था। तथा जोहानसन एक वैज्ञानिक थे। जोहानसन ने इनके लिए जीन शब्द का प्रयोग किया। जो मेंडल थे उन्होंने हमारे जीन को कारक शब्द का नाम दिया, और जोहानसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका क्या नाम दिया? जीन शब्द का प्रयोग किया। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, यह है हमारी अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है हमारा? वो है जीन की विशेषताएं। तो हम जानेंगे जो जीन है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो क्या लिखा है? जीन की विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार हैं। जो जीन है उसकी विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार हैं। तो क्या लिखा है? जीन, पहली विशेषता क्या है? जीन संचरण की इकाई है। क्या है? जो जीन है वो संचरण की इकाई है। जो जनक से संतानों में पहुंचते जो जीन की इकाई है वो क्या है? संचरण की इकाई है। जीन जो है वो अपने माता पिता से जनक में पहुंचता है, इसीलिए क्या लिखा है? जो जनक से संतानों में पहुंचती है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला हमारा दूसरी विशेषता क्या है जीन की? वो लिखिए। जीन उत्परिवर्तन की इकाई है। जो जीन है वो क्या है? उत्परिवर्तन की इकाई है, जिसकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है। क्या है? इसकी संरचना में परिवर्तन होता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से पढ़ना। ये थी हमारी दो विशेषताएं। तीसरी विशेषता क्या है? तीसरी विशेषता लिखिए। जीन डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना होती। क्या होती है? जीन। जीन जो है वो क्या है? डीएनए का वह भाग है जिसमें एक प्रोटीन या जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, ये हम डीएनए की संरचना जब बनाएंगे तो आप लोगों को समझा देंगे। क्या लिखा है? एक प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना होती। क्या? जीन। डीएनए का जो जीन है वो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के संश्लेषण की सूचना होती है। ये थी हमारी चौथी विशेषता। तीसरी विशेषता अब हम बताएंगे आप लोगों को। चौथी विशेषता क्या लिखा है? जीन कायरकी की इकाई है। जो जीन है वो क्या है? कायरकी की इकाई है। यह जीवों के विभिन्न लक्षणों का नियंत्रण करती। जो जीन होते हैं वो क्या होती? कायरकी की इकाई है। तथा यह जो जीवों के विभिन्न लक्षण होते हैं उन लक्षणों का क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें, और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगी। तो ये था हमारे क्लास 10 का चौथा चैप्टर, जो कि अभी समाप्त नहीं हुआ। इसके कुछ टॉपिक बचे हैं जो कि हम आप लोगों को अगली वीडियो में बताएंगे। एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी हम ये टॉपिक समाप्त करके उसके बाद हम आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे।